सो हाय एवरीवन, वेलकम टू सी ए सोनाली गुलाटी चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 स्टेप मॉडल ऑफ इंड एज 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर्स। तो इन 5 स्टेप मॉडल का एक निमोनिक है, दैट इज CPTAR। C is we need to determine the contract, P determine the performance obligation, T determine the transaction price, A allocate the transaction price to performance obligation, R revenue recognize the revenue when entity satisfies the performance obligation, right? तो ये हमारा ब्रीफ में 5 स्टेप मॉडल है एंड दैट्स हाउ यू कैन लर्न CPTAR। अब लेट्स डिस्कस इन डिटेल थोड़ा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कि देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एंटिटी एंड द कस्टमर। कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? जब पेमेंट टर्म्स आइडेंटिफाइड है, देयर इज अ प्रॉमिस टू ट्रांसफर गुड्स एंड सर्विसेज, और entity or the customer can terminate the contract only by paying penalty. Also, it is approved by both the parties and the payment terms are identified. P is performance obligation. Then we need to identify step 2. Then we need to identify the performance obligation. Performance obligation क्या होता है? एक promise of customer of transferring the distinct goods and services or series of goods and services that are substantially the same, जिनका pattern same है। Distinct goods and services को हम हर एक गुड्स एंड सर्विसेज को एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानते हैं, और सीरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो होती है, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी डेली न्यूज़पेपर सर्विसेज है, अकाउंटिंग सर्विसेज है, केबल सर्विसेज है, जिनका पैटर्न सेम चल रहा है, इसको हम एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानते हैं। डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज कौन से गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं? ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जिनका बेनिफिट कस्टमर ऑन अलोन बेसिस किसी और गुड्स के बिना वो ले सकता है, या फिर ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज के साथ विच आर रेडली अवेलेबल इन द मार्केट। तो अगर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जो हाईली इंटर रिलेटेड है वो डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होते। देन स्टेप 3, ट्रांजैक्शन प्राइस। तो ट्रांजैक्शन प्राइस इज अ कंसिडरेशन दैट एंटिटी एक्सपेक्ट्स फॉर ट्रांसफरिंग द प्रॉमिस्ड गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट दे कलेक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द थर्ड पार्टी, जैसे GST वगैरह जो भी वो कलेक्ट करते हैं। सो ट्रांजैक्शन प्राइस में आता है फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड कंसिडरेशन जो कॉन्ट्रैक्ट में होता है, जो हमेशा ही हमें इंक्लूड करना पड़ता है, वेरिएबल कंसिडरेशन जो हम इंक्लूड तभी करते हैं ट्रांजैक्शन प्राइस में ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेशन, कि अगर हमें लग रहा है कि वो हमें फ्यूचर में मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो हम उसको इंक्लूड करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। देन नॉन कैश कंसिडरेशन जिसका हम फेयर वैल्यू इंक्लूड करते हैं। ए इज वी नीड टू एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस इन द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई भी एक गुड्स एंड सर्विसेज लिया है जिसका स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस है, अगर हमने कोई भी AC बेचा है अलॉन्ग विद द मेंटेनेंस सर्विसेज, फॉर एग्जांपल 22,000 में, और अब हम इसको एलोकेट करेंगे इन द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस अगर AC का 25,000 है और जो मेंटेनेंस सर्विसेज का 2,000 है, तो इन द रेशियो ऑफ 25:2 की रेशियो में हम अपने 22,000 को, जितने का हमारा बेचा है टोटल, उसको हम एलोकेट कर देंगे। Then we need to recognize the revenue. Revenue कब recognize होता है? When the performance obligation is satisfied, when the customer has the ability to receive the economic benefit from the goods and services. तो रेवेन्यू को हम recognize करते हैं at a point of time या फिर over a period of time। अगर हम कोई भी AC बेचा है along with the maintenance services, तो AC जो हमने बेच दिया एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे, क्योंकि हमने वो अभी बेच दिया, इसके बाद हमारी कोई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है, वो उसका कंट्रोल उनको मिल चुका है। मेंटेनेंस सर्विसेज, क्योंकि हम फ्यूचर में भी मेंटेनेंस सर्विसेज देते रहेंगे पूरे 1 साल तक, तो हर महीने दे रहे हैं या फिर 6 महीने में दे रहे हैं एक बारी, तो उसका पैटर्न है, तो ये हम रिकॉग्नाइज करेंगे रेवेन्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कब रिकॉग्नाइज करते हैं रेवेन्यू? इसकी कंडीशंस होती है, अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है। पहला, अगर कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव कर रहा है और कंज्यूम कर रहा है द बेनिफिट एज ए एंटिटी परफॉर्म, जैसे मेंटेनेंस सर्विसेज हो गया, कोई भी सिक्योरिटी सर्विसेज हो गया। क्राइटेरिया भी, कस्टमर कंट्रोल कर रहा है उन एसेट को एज ए एंटिटी क्रिएट या एनहांस, जैसे बिल्डिंग, WIP, ये सब। क्राइटेरिया सी, कि एसेट क्रिएटेड डज नॉट हैव कोई भी ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है, प्लस एंटिटी के पास इन्फोर्सेबल राइट है टू कलेक्ट द प्रोपोर्शनल पेमेंट फॉर विच, तो हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें 2 मेथड होते हैं, इनपुट मेथड और एक होता है आउटपुट मेथड। आउटपुट मेथड में हम क्या करते हैं, हम बेसिकली यहाँ पे परसेंटेज ऑफ प्रोग्रेस निकालती है, परसेंटेज ऑफ प्रोग्रेस ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर्ड इन रिलेशन टू टोटल गुड्स एंड सर्विसेज, ये होता है हमारा आउटपुट मेथड। इनपुट मेथड में हम यहाँ पे परसेंटेज ऑफ प्रोग्रेस निकालते हैं, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट।
तो इस बेसिस पे परसेंटेज ऑफ प्रोग्रेस जितना निकालिए उसके बेसिस पे हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, राइट। लाइक टोटल रेवेन्यू, टोटल जितना भी एस्टिमेटेड रेवेन्यू है इनटू में परसेंटेज ऑफ प्रोग्रेस माइनस रेवेन्यू ऑलरेडी रिकॉग्नाइज, तो ये हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन हो जाएगा।